मूवी का स्टार्ट एक नर्स जिसका नाम गॉडफ्रे होता है को दिखाते हुए होता है, जो अपने बेटे की तलाश में यरूशलेम से वापस अपनी मदरलैंड आता है। फ्रेंड उसके साथ उसके जंगजू सिपाही भी होते हैं जो उसके साथ उसके बेटे की तलाश कर रहे होते हैं। तो फिर जैसे ही वो अपने विलेज में पहुंचता है तो वो अपने दोस्त के होटल में रुकने का फैसला करता है। तो फिर जब वो खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो गॉडफ्रे अपने दोस्त से अपने बेटे के बारे में पूछता है। गॉडफ्रे का दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे का नाम बेलियन है और अब वो एक लोहार की जिंदगी बसर कर रहा है। उसके साथ साथ गॉडफ्रे का दोस्त उसे ये भी बताता है कि आज तुम्हारे बेटे की बीवी ने खुदकुशी कर अपनी जान ले ली है, जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा बेलियन बहुत ज्यादा दुखी है। तो जैसे ही गॉडफ्रे अपने दोस्त की ये बात सुनता है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो गॉडफ्रे अपने जंगजू सिपाहियों को लेकर अपने बेटे बेलियन के पास चला जाता है। तो फिर जैसे ही वो अपने बेटे बेलियन के पास पहुंचता है तो वो उसे कहता है कि हमने काफी दिन का सफर तय किया है, जिसकी वजह से हमारे घोड़े और हम थक गए हैं। हमें खुराक की जरूरत है, जिसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। जिससे बेलियन भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। तो फिर जैसे ही गॉडफ्रे अपने बेटे की दुकान को देख रहा होता है तो उसे अपना पुराना घर नजर आता है, जिसको देखते ही उसे अपनी बीवी की यादें आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद गॉडफ्रे हिम्मत करता है और अपने बेटे बेलियन के पास जाता है और उसे कहता है कि बेलियन, मैं तुम्हारा बाप गॉडफ्रे हूँ। गॉडफ्रे अपने बेटे बेलियन को कहता है कि बेटा तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यरूशलेम ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन बेलियन उसके साथ जाने से मना कर देता है। गॉडफ्रे उसको मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बेलियन नहीं मानता, जिसकी वजह से मजबूरन गॉडफ्रे को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। तो जैसे ही गॉडफ्रे अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है तो बेलियन के पास उसका पादरी दोस्त आता है, जो बेलियन को कहता है कि तुम अपने फादर के साथ होली लैंड यानी यरूशलेम जाओ और वहाँ जाकर अपने और अपनी बीवी के गुनाहों की माफी मांगो। वो बेलियन को कहता है कि तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी, इसलिए मैंने उसके सर को काट दिया है, जिसकी वजह से अब वो हेल में बगैर सर के बहुत ज्यादा तकलीफ में है। जब बेलियन अपने दोस्त पादरी की ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसी दौरान बेलियन को उसके दोस्त पादरी के गले में अपनी बीवी के स्लीप वाला लॉकेट भी नजर आता है। तो बेलियन तलवार के जरिए उसको मारता है और पास ही भट्टी के अंदर उसे फेंक देता है और उससे अपनी बीवी का लॉकेट लेकर अपने घोड़े के जरिए वहाँ से भाग जाता है और जल्द ही अपने फादर गॉडफ्रे से जा मिलता है। गॉडफ्रे खुशी खुशी उसको अपने साथ आने देता है। फिर वो तमाम लोग यरूशलेम की तरफ अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर इस तरह उनका एक पूरा दिन सफर में गुजर जाता है। तो फिर जब वो एक जगह स्टे करते हैं तो गॉडफ्रे अपने बेटे बेलियन को तलवारबाजी सिखा रहा होता है कि इसी दौरान उस गांव के सिपाही भी आ जाते हैं जहां बेलियन ने पादरी को मारा था। वो बेलियन को अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर गॉडफ्रे बेलियन को उनके हवाले नहीं करता, जिसकी वजह से उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। गॉडफ्रे के तमाम सिपाही बहुत ज्यादा बहादुर थे। वो गाँव के सिपाहियों के साथ बहुत ही जबरदस्त मुकाबला करते हैं। वो गाँव के तमाम सिपाहियों को मार तो देते हैं, मगर यहाँ गॉडफ्रे के एक तीर लग जाता है और इस लड़ाई में उसके कुछ सिपाही भी मर जाते हैं। तो फिर जब गॉडफ्रे के सिपाही गाँव के सिपाहियों को मार देते हैं तो गॉडफ्रे का एक सिपाही जल्दी से गॉडफ्रे के जिस्म से वो तीर को निकाल देता है, मगर गॉडफ्रे का काफी सारा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो गॉडफ्रे के सिपाही उसको जल्द से जल्द मसीना सिटी की तरफ ले जाने का फैसला करते हैं। फिर वो 2 दिन बाद मसीना सिटी में पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर गॉडफ्रे को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। वहाँ गॉडफ्रे का इलाज शुरू हो जाता है, मगर गॉडफ्रे पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया था। फिर उसके बाद मूवी में से हॉस्पिटल से मसीना सिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ बेलियन और उसके साथ उसके एक सिपाही को देखते हैं जो सिटी में घूम फिर रहे होते हैं। बेलियन को वहाँ कुछ लोग नजर आते हैं जो इबादत कर रहे होते हैं। तो बेलियन अपने सिपाही से पूछता है कि ये लोग कौन है। वो बेलियन को बताता है कि ये लोग मुस्लिम हैं और यहाँ अपनी इबादत कर रहे हैं। तो बेलियन उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि बेलियन ने पहली दफा मुस्लिम्स को देखा था। फिर उसके बाद बेलियन अपने सिपाही के साथ खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाता है, मगर वहाँ एक टेम्पलर कमांडर गए दिलो सांग भी आ जाता है। वो बेलियन को बहुत ही बुरी बुरी बातें करता है और उसके साथ बदतमीजी भी करता है। तो फिर बेलियन भी उसको बहुत खड़ी खड़ी सुनाता है, जिसकी वजह से गए दिलो सांग को वहाँ से सिर्फ शर्मिंदा होकर ही जाना पड़ता है। बेलियन का सिपाही उससे कहता है कि तुम गए दिलो सांग के साथ उलझा ना करो, क्योंकि ये शहजादी सबीला का शोहर है और किसे पता कि अगला किंग यही हो। उसके बाद वो दोनों अपना खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोबारा हॉस्पिटल में
में गॉडफ्रे के पास आ जाते हैं। तो हॉस्पिटल में गॉडफ्रे अपने बेटे बेलियन को अपने पास बुलाता है और उसको कहता है कि मैं मुकद्दस सरजमीन में रहने के बावजूद अपने गुनाह की माफी मांग ना सका, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही माफी मांगना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आया। फिर वो अपनी तलवार को निकालता है और अपने बेटे को थप्पड़ मारते हुए ये कहता है कि अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ और अब तुम मेरी जगह किंग और यरूशलेम की हिफाजत करोगे। ये कहकर गॉडफ्रे मर जाता है, जिसकी वजह से बेलियन और उसके सिपाही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बेलियन को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ गॉडफ्रे की डेड बॉडी को यरूशलेम ले जाने का फैसला करता है ताकि उसकी आखिरी रस्मात यरूशलेम में अदा की जाए। वो मसीना पोर्ट से एक शिप लेता है और उसमें यरूशलेम की तरफ सफर स्टार्ट कर देता है, मगर रास्ते में तूफान आ जाता है जिसकी वजह से बेलियन की शिप तबाह हो जाती है। तो फिर जब अगले दिन बेलियन को होश आती है वो अपने पूरे ही शिप को तबाह हुआ और अपने साथियों को मरा हुआ पाता है, मगर उसके पास उसके फादर की तलवार बच जाती है और खुशकिस्मती से बेलियन को वहाँ एक घोड़ा भी मिल जाता है जो कि उनके शिप में था और उस तूफान से बच गया था। तो बेलियन जल्दी से उस घोड़े को खोल लेता है, मगर वो घोड़ा बहुत ज्यादा फुर्तीला था जिसकी वजह से वो बेलियन से भाग जाता है। तो बेलियन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और जल्द ही उसे पकड़ लेता है, मगर वहाँ एक शामी सरदार की अपने गुलाम के साथ एंट्री होती है जो बेलियन को कहता है कि ये घोड़ा उसका है, मगर बेलियन वो घोड़ा उसको नहीं देता, जिसकी वजह से बेलियन और उसकी लड़ाई हो जाती है। बेलियन बड़ी बहादुरी से लड़ता है और उस सरदार को मार देता है और उस गुलाम को भी उसे आजाद करवा लेता है। बेलियन उस गुलाम को कहता है क्या तुम्हें यरूशलेम के रास्ते का पता है? तो वो गुलाम कहता है कि जी हाँ। तो फिर उसके बाद वो दोनों यरूशलेम की तरफ सफर इकट्ठे करते हैं और वो दोनों जल्द ही यरूशलेम पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर बेलियन उस गुलाम को अपना वो घोड़ा देकर आजाद कर देता है और फिर उसके बाद अकेले ही अपने मुकद्दस सलीब के पास चला जाता है, जहाँ जाकर पहले तो वो अपनी बीवी और अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अपने बीवी के लॉकेट को पत्थर के नीचे रख देता है और वहाँ एक जगह पर बैठ जाता है। तो फिर इसी तरह उसको वहाँ पूरी रात गुजर जाती है। तो फिर जब सुबह होती है तो वो यरूशलेम के बाजार में चला जाता है, जहाँ उसे कुछ रोमन सिपाही मिलते हैं जो बेलियन से गॉडफ्रे की तलवार के बारे में पूछते हैं। फ्रेंड, ये गॉडफ्रे के सिपाही थे जो बेलियन से गॉडफ्रे के मुतालिक सवाल करते हैं। बेलियन उनके सवालात के दुरुस्त जवाब देता है, जिसकी वजह से वो सिपाही समझ जाते हैं कि ये गॉडफ्रे का बेटा बेलियन है। फिर उन सिपाहियों में से उनका हेड जिसका नाम अल्मेरिक था वो बेलियन को उसके फादर के घर ले जाता है, जहाँ बेलियन अपने यरूशलेम में पहली रात को बहुत सुकून से गुजारता है। तो फिर जब सुबह होती है तो शहजादी सबीला बेलियन को मिलने के लिए उसके पास आती है और उसको महल में आने की दावत देती है और फिर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हम बेलियन को देखते हैं जो अपने एक साथी के साथ महल में जा रहा होता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके फादर के बेहतरीन दोस्त टाइबेरियस से होती है। टाइबेरियस को बेलियन बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो बेलियन को कहता है कि कल तुम्हारी वजह से जंग छिड़ने वाली थी, क्योंकि तुमने एक शामी सरदार को लड़ाई में मार दिया था, मगर अरब के सुल्तान सलाहुद्दीन ने आपको इस पूरे मामले में दुरुस्त करार दिया, जिसकी वजह से जंग नहीं हुई। यहाँ पर टाइबेरियस बेलियन को बताता है कि मैंने और तुम्हारे फादर ने किंग के साथ मिलकर इस किंगडम को अंदरूनी और बैरूनी खतरों से महफूज रखा है, मगर यहाँ मौजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलमानों का नाहक कत्ल करते हैं और हमारा सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ अमन का मायदा खत्म करना चाहते हैं। टाइबेरियस बेलियन को बताता है कि यहाँ दो तरह के जंगजू आबाद हैं। वो उससे कहता है कि जो रोमन एम्पायर के जंगजू हैं उनको नाइट्स और सलीबी जंगजू कहते हैं, जो कि किंग के बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं, मगर फ्रांस के जो जंगजू होते हैं उनको टेम्पलर्स कहते हैं, जो कि बहुत ही जालिम होते हैं और वो बेजा तौर पर मुसलमानों का नाहक कत्ल करते हैं। वो बेलियन को कहता है कि शहजादी का शोहर गेदिलोसांग भी एक टेम्पलर है जो बेजा तौर पर मुसलमानों का कत्ल करता है और उसके साथ उसका साथी रेनॉल्ड जो कि उसकी मदद कर रहा था। टाइबेरियस बेलियन को बताता है कि ये हर वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ लड़ाई चाहते हैं, बस तुम इनसे बच के रहना। फिर टाइबेरियस बेलियन को खाने की मेज पर ले जाता है, जहाँ कुछ ही लम्हों के बाद शहजादी अपने शोहर के साथ आ जाती है, मगर गेदिलोसांग बेलियन को शाही मेज पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी सी देर गुजरती है कि वहाँ एक सिपाही आता है और बेलियन को कहता है कि किंग बाल्डविन आपको बुला रहे हैं। तो फिर शहजादी सबीला बेलियन को किंग के पास ले जाती है। फिर उसके बाद हम किंग और बेलियन की मुलाकात को देखते हैं। किंग बेलियन को कहता है कि तुम्हारे फादर मेरे बेहतरीन उस्ताद और बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने इस एम्पायर को संभालने में मेरी बहुत मदद की। किंग बेलियन को कहता है कि जब मैं 16 साल का था तो मुझे
मुझे चोट लगी थी। सिर्फ तुम्हारे फादर ही ये जान पाए थे कि मुझे कोढ़ की बीमारी है। और वैसे भी यहाँ के मुसलमान लोग ये कहते हैं कि ये मुझ पर उन गुनाहों की सजा है जो मैंने उन पर किए हैं। अगर ऐसी बात है तो मेरी बहुत बुरी किस्मत है कि मुझे दुनिया में भी सजा मिलेगी और मरने के बाद भी। इसके बाद किंग बेलियन को कहता है कि अब तुम इब्लिन अपने फादर की हवेली में जाओ और जब मैं तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाऊं तो तुम जरूर हाजिर हो जाना। तो फिर बेलियन भी किंग की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद मूवी में सीन यरूशलेम से इब्लिन में मौजूद गॉडफ्रे की हवेली की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम बेलियन और उसके सिपाहियों को देखते हैं। बेलियन का खास सिपाही अलमेरिक बेलियन को बताता है कि उसके पास 100 एकड़ जमीन, 100 बैल और पूरे 100 खानदान हैं जो उसके लिए काम करते हैं। बेलियन अलमेरिक को कहता है कि यहाँ सिर्फ पानी की कमी है। तो फिर बेलियन अपने सिपाहियों और वहाँ मौजूद लोगों के साथ मिलकर कुएं खोदना शुरू कर देता है और काफी मेहनत के बाद वो पानी वाली जगह पर कुआं खोदने में कामयाब हो जाता है। वहाँ मौजूद तमाम लोग पानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कि इसी दौरान वहाँ शहजादी सबीला भी आ जाती है। क्योंकि शहजादी सबीला बेलियन में इंटरेस्टेड थी, इसलिए शहजादी सबीला बेलियन के साथ उसकी हवेली में रुकती है और कुछ दिनों के बाद वहाँ से वापस यरूशलेम चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ केराक में रेनॉल्ड ने गे दी लोसांग के कहने पर मुसलमानों के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनका सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ अमन मुआहदा खत्म हो गया था। क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन ने अमन मुआहदा सिर्फ मुसलमानों की हिफाजत के लिए किया था, मगर केराक के गवर्नर रेनॉल्ड ने मुसलमानों के काफिले पर हमला करके उन्हें मारा था। तो इसलिए सुल्तान ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार कर लिया था। सुल्तान सबसे पहले रेनॉल्ड को सजा देना चाहते थे, इसलिए सुल्तान अपनी फौज को केराक की तरफ लेकर रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ यरूशलेम में किंग बाल्दविन का पूरा महल उसके सिपाहियों और वजीरों से घिरा होता है। गे दी लोसांग और उसके इत्तेहादी सुल्तान के साथ जंग करना चाहते थे, मगर टाइबेरियस और किंग सुल्तान से लड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए किंग के महल में हर तरफ ये बात हो रही थी कि सुल्तान के साथ लड़ना चाहिए कि नहीं। फिर किंग वहाँ मौजूद तमाम लोगों को बताता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन 2 लाख फौज लेकर उर्दन पार कर चुका है और मुझे पता है कि सुल्तान सबसे पहले रेनॉल्ड से बदला लेने के लिए केराक के किले पर हमला करेगा, इसलिए हमें सुल्तान के केराक पहुंचने से पहले वहाँ जाना होगा और सुल्तान से लड़ाई न करने की बात करनी होगी। फिर उसके बाद किंग अपने एक सिपाही को इब्लिन बेलियन के पास भेजता है और उसको अपने सिपाहियों के साथ केराक पहुंचने का हुक्म देता है। फिर उसके बाद मूवी में सीन किंग के महल से सुल्तान के लश्कर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां हम सुल्तान के लश्कर को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा और हथियारों से लैस होता है। फिर जब सुल्तान का लश्कर केराक के किले के पास पहुंचता है तो बेलियन अपने सिपाहियों के साथ सुल्तान के पहले दस्ते को रोकने के लिए चला जाता है, मगर बेलियन के सिपाही बहुत कम थे, जिसकी वजह से सुल्तान के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं और अपना कैदी बना लेते हैं। कि इसी दौरान ही किंग भी अपने लश्कर के साथ केराक में आ जाता है। अब वो दोनों लश्कर आमने सामने थे, मगर किंग सुल्तान से मुलाकात करना चाहता था और सुल्तान को अपनी बात का पूरा यकीन दिलाना चाहता था कि वो रेनॉल्ड को जरूर सजा देगा, जिसकी वजह से किंग पहले तो सुल्तान से मिलता है और सुल्तान को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो रेनॉल्ड को जल्द से जल्द सजा देगा, जिसकी वजह से सुल्तान अपने लश्कर को लेकर पीछे हट जाता है। तो फिर यहाँ से सीन कट होते हैं और हम किंग को केराक के किले के अंदर दाखिल होते देखते हैं, जहाँ वो जाते ही रेनॉल्ड पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है और उसको कैद में डालकर सजाए मौत का हुक्म देता है। मगर यहाँ किंग की ज्यादा सफर करने की वजह से तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से किंग को वापस यरूशलेम ले जाया जाता है। तो जैसे ही किंग यरूशलेम वापस पहुंचता है तो वो सबसे पहले बेलियन को अपने पास बुलाता है और उसको शहजादी सबीला से शादी करने का हुक्म देता है, मगर बेलियन किंग को इनकार कर देता है। टाइबेरियस भी बेलियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जब शहजादी को पता चलता है कि बेलियन ने उसके साथ शादी से इनकार कर दिया है तो वो भी बेलियन पर गुस्सा होती है और उसको खूब डांटती है। और बेलियन को डांटने के बाद शहजादी सीधा अपने भाई किंग बाल्दविन के पास जाती है, जहां हम किंग को बीमार हालत में बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं। किंग शहजादी को कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे 16 साल हसीन चेहरे को याद रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे इस बीमार चेहरे को देखो। किंग शहजादी सबीला को कहता है कि मैं तुम्हें इमानत के तौर पर अपनी एम्पायर देकर जा रहा हूँ, तुम इसकी हर मुमकिन हद तक हिफाजत करना। ये कहते हुए किंग मर जाता है, जिससे पूरा महल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो फिर जैसे ही किंग की आखिरी रसूमात अदा की जाती है तो शहजादी सबीला को फौरन से ही क्वीन बना दिया जाता है और उसके शोहर गे दी लोसांग को किंग। तो जैसे ही गे दी लोसांग किंग बन जाता है तो वो सबसे पहले अपने सिपाहियों को बेलियन को मारने का हुक्म देता है और रेनॉल्ड को आजाद करवा लेता है। तो फिर जब किंग गे दी लोसांग के सिपाही बेलियन को मारने जाते हैं, बेलियन बड़ी ही बहादुरी के साथ सिपाहियों को मार देता है। जबकि दूसरी तरफ किंग गे दी लोसांग ने अपने साथी रेनॉल्ड के साथ मिलकर मासूम मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया था और उसके साथ साथ उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन की बहन को भी मार दिया था और सुल्तान की बहन की लाश की बेहुरमती भी की थी।
जिसकी वजह से सुल्तान को दोबारा यरूशलेम आना पड़ता है। सुल्तान अपने काशी सिपाहियों को किंग गेदिलुसांग के महल भेजता है और किंग गेदिलुसांग को अपना आखिरी फैसला सुनाता है कि सुल्तान को उसकी बहन की लाश और मासूम मुसलमानों के कातिल यानी रेनॉल्ड का सर दिया जाए। अगर किंग गेदिलुसांग ऐसा नहीं करेगा तो वो सुल्तान के साथ लड़ाई करने को तैयार हो जाए। किंग गेदिलुसांग सुल्तान के इस फरमान को सुनकर अपनी ताकत के नशे में आ जाता है और वहाँ मौजूद सुल्तान के कासिदों को मारकर सुल्तान के फरमान को अपने पाँव के नीचे रोक देता है। अपने इत्तेहादी साथियों के साथ मिलकर सुल्तान पर हमला करने के बारे में मंसूबाबंदी करता है। तो फिर जब सुल्तान सलाहुद्दीन को ये पता चलता है कि किंग गेदिलुसांग ने उसके काशी सिपाहियों को मार दिया है और उसके फरमान की भी हुक्म अदुली की है, तो सुल्तान को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो सुल्तान अपने लश्कर की रफ्तार को यरूशलेम की तरफ और तेज कर देता है, जबकि दूसरी तरफ गेदिलुसांग अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सुल्तान पर हमला करने तैयार होता है। मगर बेलियन उसे समझाता है कि वो सुल्तान के साथ जंग न करे, मगर किंग गेदिलुसांग नहीं मानता क्योंकि उसे अपनी पावर पर बहुत ज्यादा गुरूर था। इसलिए वो अपने साथी रेनॉल्ड के साथ अपने लश्कर को लेकर सुल्तान के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, मगर भूख और प्यास की वजह से उसकी आधी फौज तो कमजोर होकर पहले ही गिर जाती है। तो फिर जब वो सुल्तान की फौज के पास जाती है तो सुल्तान इजीली गेदिलुसांग की फौज को मार देता है और किंग गेदिलुसांग और रेनॉल्ड को अपना कैदी बना लेता है। तो फिर सुल्तान किंग के शान के मुताबिक गेदिलुसांग को पानी देता है, मगर वो पानी वाला गिलास रेनॉल्ड को दे देता है। तो फिर जैसे ही सुल्तान को पता चलता है कि ये मासूम मुसलमानों और उसकी बहन का कातिल रेनॉल्ड है, तो सुल्तान सलाहुद्दीन उसका सर अपनी तलवार के जरिए कलम कर देता है। जबकि दूसरी तरफ बेलियन और टाइबेरियस लड़ाई वाली जगह पर आ जाते हैं, जहां वो रेनॉल्ड के कटे हुए सर को और अपनी फौज को हलाक हुआ देखकर ये समझ जाते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने गेदिलुसांग को भी मार दिया है। टाइबेरियस बेलियन को कहता है कि मैं तो साइप्रस जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मगर बेलियन उसकी बात नहीं मानता। तो टाइबेरियस वहाँ से साइप्रस के लिए चला जाता है। तो फिर यहाँ से सीन कट होकर यरूशलेम के किले की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम बेलियन को उसके सिपाहियों के साथ सुल्तान के लिए एक जाल बिछाते हुए देखते हैं। वो अपने साथियों को हौसला देते हुए कहता है कि ये अंपायर हमारी है और हम जल्द ही सुल्तान को हरा देंगे। मगर जल्द ही सुल्तान अपने लश्कर को लेकर वहाँ आ जाता है और आते ही किले पर हमला करना शुरू हो जाता है। इस तरह जंग का पहला दिन हमले में ही गुजर जाता है, लेकिन किले से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती। तो फिर दूसरे दिन सुल्तान की फौज अपनी मंजनीस के जरिए किले पर शदीद पत्थर बरसा रही होती है, मगर फिर भी किले से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन फिर जैसे ही सुल्तान का लश्कर किले के बहुत ही करीब आ जाता है तो सुल्तान के काफी सारे सिपाही बेलियन के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुल्तान को बहुत ज्यादा फौजी नुकसान देता है। लेकिन सुल्तान तो सुल्तान था, तो फिर सुल्तान भी उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो किले की एक दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाता है और सुल्तान की काफी सारी फौज किले के अंदर चली जाती है और किले में हर तरफ फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बेलियन और उसके सिपाहियों को हार माननी पड़ती है। तो फिर बेलियन किले में मौजूद लोगों के लिए सुल्तान के साथ एक मुआहदा करने का फैसला करता है और किले से बाहर सुल्तान के पास चला जाता है और सुल्तान को कहता है कि मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि किले में मौजूद जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं उनको आप उनके मालो असबाब के साथ किले से जाने दें और हम इस किले को आपके हवाले कर देंगे। सुल्तान भी बेलियन की बात को मान लेता है और बेलियन के साथ वादा करता है कि वो अपनी अमान में इन तमाम लोगों को उनके मालो असबाब के साथ जिंदा सही सलामत यहाँ से जाने देगा, जिससे बेलियन भी राजी हो जाता है। तो फिर बेलियन सुल्तान से एक आखिरी सवाल पूछता है। वो सुल्तान से कहता है कि ये यरूशलेम आपके लिए क्या है? तो सुल्तान उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि यरूशलेम हमारे लिए सब कुछ है। फिर उसके बाद हम बेलियन और वहाँ मौजूद तमाम गैर मुस्लिम्स को किले से हिजरत करते हुए देखते हैं, जिनमें शहजादी सबीला भी होती है। तो फिर बेलियन और शहजादी सबीला अपना अगला सफर इकट्ठे तय करने के बारे में सोचते हैं, मगर यहाँ बेलियन के पास वो गुलाम आता है जिसको उसने शामी सरदार से आजाद करवाया था। वो बेलियन को उसका घोड़ा वापस देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी अमानत अब तुम्हारे पास है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेलियन भी उस घोड़े को रख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन यरूशलेम को टेम्पलर से आजाद करवा लेता है और फिर इस मूवी के एंड में हम सुल्तान सलाहुद्दीन को बैतुल मुकद्दस के सहन में देखते हैं और यहाँ इस मूवी का एंड होता है।